अब देखेंगे हम प्रश्नावली 10.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 1। लेकिन पहले कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। प्रश्न संख्या 1, 2, 3 में सही विकल्प चुनिए और उचित कारण दीजिए। कहने का मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया है, हमें सही उत्तर ढूंढना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा, लेकिन कारण सहित कारण भी बताना है। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम। पहला क्वेश्चन बोलता है कि एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? सिंपल सी बात है कि पहले तो हम एक वृत्त बना देते हैं। जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला गया वही काम हमें यहाँ पर करना है। देखिए ध्यान देना इधर, ये वृत्त है और वृत्त का ये क्या है, केंद्र है। बात क्लियर है? वृत्त का एक केंद्र बन गया। मुझे एक बात बताइए कि एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। बिंदु कहां पर है? वृत्त के बाहर रहेगा Q बिंदु। ये यहां पर Q बिंदु है। आई बात समझ में? कैसे पता चलेगा? क्यों? क्योंकि स्पर्श रेखा की लंबाई बोला है ना, तो जब बिंदु बाहर रहेगा तब तो स्पर्श रेखा की लंबाई प्राप्त होगी हमें। पहली बात तो स्पर्श रेखा की लंबाई बोलते किसको है? देखिए इस बिंदु से मैं क्या करता हूं, एक स्पर्श रेखा बना देता हूं। देखिए बना दी स्पर्श रेखा। ये जो रेखा वृत्त को जिस बिंदु पर स्पर्श करती है, देखिए इस बिंदु पर स्पर्श कर रही है, इसका नाम मैं P दे देता हूं। तो इस बिंदु से लेके P तक की जो लंबाई होगी, इस रेखाखंड की लंबाई होगी, इसको स्पर्श रेखा की लंबाई बोला जाता है। ये बात रखना, बाह्य बिंदु से स्पर्श बिंदु तक की जो लंबाई होगी, रेखाखंड की लंबाई होगी, उसको स्पर्श रेखा की लंबाई कहा जाता है। और इस बिंदु को, जिस बिंदु पर ये रेखा स्पर्श करता है वृत्त को, तो इसको स्पर्श बिंदु बोला जाता है। क्लियर? चलिए, इसका मतलब यहां पर यह है कि 24 सेंटीमीटर आपको ये वाली रेखा की लंबाई पता चल गई। किसकी लंबाई? PQ की लंबाई। ठीक है, आगे पढ़ रहे हैं हम। तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। देखिए Q की केंद्र से, देखिए ये Q है और ये केंद्र है, तो इसकी दूरी जो है वो कितनी है? ये क्या है? केंद्र वो है, तो इसकी दूरी जो है वो 25 सेंटीमीटर है। ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है तो हमें त्रिज्या ये वाली निकाल लेते हैं हम, ये वाली हमें ज्ञात करना है। मुझे एक बात बताइए कि कैसे ज्ञात करेंगे? भाई आपके पास में ये वाली भुजा की भी लंबाई दी है, ये भी भुजा की लंबाई दी है और ये भुजा ज्ञात करना है। यहाँ पर एक त्रिभुज दिखाई दे रहा, लेकिन इस त्रिभुज की हमें खासियत मालूम है कि हमेशा स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु पर इसकी जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है? लंब होती है। आई बात समझ में? स्पर्श रेखा पर उसकी जो त्रिज्या होती है स्पर्श बिंदु पर क्या होती है? लंब होती है। यानी कि ये 90 अंश का कोण बनेगा। तो देखिए ना, आपके पास में ऐसी सिचुएशन बन गई क्या यहाँ पर? क्या आपके पास में समकोण त्रिभुज नहीं बना? बिल्कुल बना समकोण त्रिभुज। मतलब आपके पास में 24 सेंटीमीटर है ये, और ये 25 सेंटीमीटर है, और ये आपको ज्ञात करना है। आपको मालूम है कि जब भी समकोण त्रिभुज बने, मैथ्स में चाहे कहीं पर भी बने, जब भी समकोण त्रिभुज बनेगा तो पाइथागोरस, और दो भुजाओं का मान मालूम रहेगा, तीसरी भुजा हमें ज्ञात करना है, तो हमेशा पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। और पाइथागोरस प्रमेय से हम तीसरी भुजा का मान ज्ञात कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है काम बिल्कुल सिंपल है। देखिए फिर से और एक बार, इस क्वेश्चन को अगर मान लिया जाए वस्तुनिष्ठ प्रश्न में नहीं है, पूरा फुल स्किप में करना है इसको आपको क्वेश्चन को, तो आप क्या बोलेंगे? दिया है आपको एक वृत्त दिया हुआ है। ठीक है, दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र क्या है? वो है, और कोई बाह्य बिंदु Q है, और स्पर्श रेखा क्या बन जाती है? PQ बन जाती है, जहां पर P क्या है? स्पर्श बिंदु है। ऐसी कहानी आपको लिखना पड़ेगा। यहां पर लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ठीक है ना? और लिखेंगे कैसे? तो जब आपके पास में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन अभी मिलेंगे, है ना, लघु क्वेश्चन, दीर्घ क्वेश्चन, तो इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, वहां पर हम सारी बातें लिखेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है तो जरूरत नहीं है। अब देखिए, ध्यान देना इधर, लेकिन हमें ये प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगा कि ये क्या 90 अंश का कोण है। तो हम बोल सकते हैं, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं भाई? हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं? स्पर्श रेखा पर, स्पर्श
रेखा के स्पर्श बिंदु को वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? लंब होती है। लंब होती है, ये मालूम है। अतः आप यहां पर बोल सकते हैं कि ये जो त्रिज्या है ना OP लंब है किस पर? P के ऊपर। स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। ये बात याद रखना। ये मतलब ये मान के चलिए कि वृत्त में लगभग सभी क्वेश्चन में ये वाली प्रॉपर्टी यूज होगी, लगभग सारे क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी। ये बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। आपको मालूम होना चाहिए कि ये स्पर्श रेखा है और ये वृत्त का केंद्र है और स्पर्श बिंदु ये है। स्पर्श बिंदु को वृत्त के केंद्र से अगर मिलाते हैं तो ये स्पर्श रेखा पर हमेशा लंब होती है, यानी कि 90 अंश का कोण ही बनाएगी। चलिए ठीक है। अब समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज बन गया ना। समकोण त्रिभुज कौन सा? OPQ में, और इसमें लगा देते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय। अब आप बोलेंगे कि सर आपको कैसे पता चला कि पाइथागोरस प्रमेय से, कि पाइथागोरस प्रमेय ही लगाना है? भाई एग्जाम में जब क्वेश्चन आ जाता है तो हमें समझ में नहीं आता कि पाइथागोरस प्रमेय कहाँ लगाया जाता है, कहाँ नहीं लगाया जाता। सिंपल सी बात है, पाइथागोरस प्रमेय वहां पर लगाइए जहां पर समकोण त्रिभुज बने, पहली बात तो, पहली शर्त। और दूसरी शर्त, जब दो भुजाएं दी हो, तीसरी भुजा ज्ञात करना हो, तो हमेशा पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। बस दिमाग लगाना ही नहीं है, तीसरी भुजा जब भी ज्ञात करना है तो पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है? कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है समकोण त्रिभुज में। आई बात समझ में? कर्ण का वर्ग, ये कर्ण है, सबसे बड़ी भुजा है। या तो ऐसा बोल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय को कि समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। दोनों तरीके से बोल सकते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय को। यानी कि सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस क्या है? OP का स्क्वायर। मुझे एक बात बताइए कि OQ का मान कितना है? तो आप बोलेंगे कि 25 है, लिख देता हूं मैं 25, तो 25 का स्क्वायर हो गया। PQ का मान कितना है? तो 24, तो 24 का स्क्वायर हो गया। और OP का मान कितना है? तो नहीं मालूम, तो त्रिज्या तो है OP, तो R का स्क्वायर लिख देते हम, चूंकि OP बराबर से क्या है? R, यानी कि त्रिज्या है। आई बात समझ में? चलिए, आपको वर्ग हमेशा मालूम होना चाहिए। कहाँ तक? आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं तो कम से कम 40 तक का वर्ग याद रखिए आप, ठीक है ना। कम से कम 25 तक तो याद ही होना चाहिए, ये मान के चलिए आप। और वैसे अगर देखा जाए तो 40 तक याद रहे तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए 25 का वर्ग कितना होता है? 625 इज इक्वल टू, ये होता 576, 24 का स्क्वायर और प्लस R का स्क्वायर। और आपको मालूम है मैथ्स में जब भी कोई संख्या लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जाती है तो चिन्ह बदल जाता है। ये इस साइड जाएगी तो क्या हो जाएगा? 625 ऋण 576 और बराबर से R का स्क्वायर। और आप बोलेंगे कि R का स्क्वायर बराबर से कितना हो गया? इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 9, तो ये हो गया 8 और 4 12, तो 49 हो गया। यानी कि आप बोल सकते हैं कि R इज इक्वल टू √49। और मैं आपको बता दूं ये प्लस माइनस होता है। ये क्या होता है? प्लस माइनस। क्यों होता है अभी बताऊंगा मैं, ठीक है ना, ध्यान देना इधर। इज इक्वल टू R इज इक्वल टू प्लस माइनस 49 का वर्गमूल कितना होता है? तो साथी 49। R का मान या तो +7 होगा या -7 होगा। मुझे एक बात बताइए कि R ये जो है ये क्या है? त्रिज्या है ना, त्रिज्या है ना। और त्रिज्या का मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। और दूरी कभी ऋणात्मक हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। अतः आप बोलेंगे कि यहाँ पर R का मान जो होगा वो क्या होगा? 7 सेंटीमीटर होगा। सेंटीमीटर क्यों? क्योंकि सारी इकाई आपको सेंटीमीटर में दी है, तो ये भी सेंटीमीटर में ही आपके पास
मान ज्ञात होगा। यानी कि करेक्ट आंसर इसका ये हो जाएगा। पूरा डिटेल में किया हमने, केवल आंसर ही निकालना है तो फिर तो फटाफट कर लेंगे, यही के यही पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे और मान ज्ञात हो जाएगा। लेकिन एक सिस्टेमेटिक अगर बड़ा क्वेश्चन भी आता है तो हम इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण बात, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं इसमें कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49 है, तो आर का मान प्लस माइनस 7 कैसे, ये कैसे होगा, प्लस और माइनस कहाँ से आया, तो इस बात को समझिए आप। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, 49 को बिल्कुल लिख सकते हैं। आर स्क्वायर ऋण 7 का वर्ग बराबर से 0। मुझे एक बात बताइए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आपने फार्मूला नहीं सुना, क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, होता ही नहीं फार्मूला, होता कि नहीं फार्मूला। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी, या ए प्लस बी ए माइनस बी। तो आर का मान जब ये इधर जाएगा तो आर का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्लस माइनस आता है, ठीक है ना। चूंकि माइनस इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आर क्या है, ऋणात्मक नहीं हो सकता, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है, ये धनात्मक ही होगी, इसलिए आर का मान 7 हो जाएगा। चलिए, तो एक बार प्रैक्टिस करना है इस क्वेश्चन की, और जितने भी क्वेश्चन है ना प्रैक्टिस करिए, बिल्कुल आसान जाएंगे क्वेश्चन। प्रैक्टिस करेंगे तो उससे क्या होगा कि ये जो नियम, मैंने यहाँ पर एक नियम लिखा ना, आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये नियम की बार बार पुनरावृत्ति होगी, फिर जीवन भर कभी नहीं भूलेंगे आप। कभी भी आप प्रॉपर्टी लगा लो, मैं आपको बता दूं कि व्रत बिल्कुल आसान है, बस उसकी जो गुण धर्म है वो गुण याद होना चाहिए आपको, तब बड़े आसानी से बनता है। और गुण अगर याद नहीं है तो फिर ये क्वेश्चन कभी नहीं बनेगा, बस ये बात याद रखना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। आकृति 10.11 में आपको ऑलरेडी ये जो आकृति जो चित्र दिया हुआ है ये दिया हुआ है आपको, ठीक है ना। आकृति 10.11 में यदि टीपी और टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण POQ, देखिए PT, T कोई बाह्य बिंदु है और PT और TQ, याद रखना मैंने पिछले बार ये वाला डायग्राम क्या है, थोड़ा सा ये इस लाइन को आगे तक बढ़ाया, तो स्पर्श रेखा की लंबाई ये पूरी नहीं होगी, ये बात याद रखना। स्पर्श रेखा की लंबाई ये पूरी नहीं होती, कहाँ तक होती है, स्पर्श बिंदु तक। आपने आगे तक बढ़ा दिया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो स्पर्श रेखा की लंबाई होगी वो P से लेके Q तक ही होगी, ये बात याद रखना, स्पर्श बिंदु से लेके बाह्य बिंदु तक। तो सेम इसी प्रकार से ये वाली जो होगी क्या है, स्पर्श रेखा की लंबाई, ये भी स्पर्श रेखा की लंबाई। हालांकि इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा है, दो स्पर्श रेखा होती है, सदैव बराबर होती है, ये प्रॉपर्टी याद रखना चाहिए, ठीक है ना। हालांकि इस प्रश्न में जरूरत नहीं है, ठीक है। अब भी आगे देखते हैं हम। TP और TQ केंद्र ओ वाले वृत्त की दो स्पर्श रेखा, ये वाली क्या है, एक स्पर्श रेखा, ये दूसरी स्पर्श रेखा। इस प्रकार है कि ये वाला जो कोण है POQ, देखिए POQ, ये वाला जो कोण है वो कितना है, 110 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो PTQ बराबर है, PTQ ये वाला कोण बराबर है, किसके बराबर है भैया, इसका मान कितना होगा ये पूछा आपसे। आई बात समझ में। थोड़ा सा डायग्राम पर ही विचार करो आप, डायग्राम को ही गौर से देखिए कि क्या किया जा सकता है। मुझे एक बात बताइए कि क्या ये चतुर्भुज नहीं बना गया, अगर इनको देखा जाए तो ये चतुर्भुज बना कि नहीं। क्वेश्चन ये उठता है, क्वेश्चन तो बनेगा, लेकिन भाई शुरुआत कैसे करना है, कैसे लॉजिक लगाना है आपको। तो उसमें देखिए कि क्या क्या आपको दिखाई दे रहा, चतुर्भुज दिखाई दे रहा। और आपको मालूम है कि दुनिया का चाहे कैसा भी आप चतुर्भुज बना लो, कैसा भी, जैसी मर्जी हो वैसा चतुर्भुज होना चाहिए, मतलब चार भुजाएं होना चाहिए, बंद आकृति होना चाहिए, और चारों सरल रेखाएं, सरल वक्र होना चाहिए, यानी कि सीधी रेखाएं होना चाहिए। चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोनों को आप जोड़ लीजिए, चारों कोनों को जोड़ लीजिए, जोड़ने के बाद में 360 डिग्री ही होगा, न तो इससे कम न तो इससे ज़्यादा, फिक्स 360 डिग्री होता है। ये बात हम क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं,
चारों कोणों का आंतरिक कोणों का योगफल 360 अंश होता है। चलिए ठीक है, आपको ये पता चल गया कि भाई चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 360 अंश होता है। एक कोण तो दिया है, ये वाला कोण क्या आपको मालूम नहीं है क्या 90 डिग्री होता है, ये लंब होता ही नहीं है, ये भी 90 डिग्री होता है, क्योंकि ये स्पर्श बिंदु है और ये त्रिज्या है, ये स्पर्श बिंदु है और ये त्रिज्या है। स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या क्या होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ठीक है ना। तो ये भी पता है, ये वाला भी कोण मालूम है, ये भी कोण मालूम है, ये वाला कोण ज्ञात करना है। चारों कोणों का योगफल 360 अंश, तो 3 कोण दिए, चौथा कोण ज्ञात हो जाएगा। कितना आसान है। तो कभी भी क्वेश्चन जब बनाते हैं हम, तो पहले यहीं पर आपको एनालिसिस करना है, यहीं पर बातों को समझना है, उसके बाद में क्वेश्चन करना है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पर टूट पड़े और फिर बाद में सोच रहे कि अरे यार ये क्या हो गया, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पर सबसे पहले तो ये बताएंगे कि ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, 90 अंश का कोण है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि दिया है क्या दिया है, OP तथा OQ वृत्त की त्रिज्याएं है जो क्रमशः स्पर्श बिंदु कौन से स्पर्श बिंदु P और Q, P व Q स्पर्श रेखाएं PT और OQ, कौन सा PT और QT, PT व QT पर है ही बात समझ में। आपको मालूम है कि ये जो एक स्पर्श रेखा है ना, ये वाली, और ये स्पर्श बिंदु है, और ये क्या है, इसकी त्रिज्या है। इसका मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि स्पर्श रेखा पर, स्पर्श बिंदु पर इसकी जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, लंब होती है। बस इतनी सी बात। यानी कि तब क्या होगी, OP जो होगी PT पर लंब होगी, OP लंब होगी PT पर, तथा OQ लंब होगी किस पर, QT पर। आगे बात समझ में। अर्थात आपको पता चल गया कि ये वाला कोण 90 अंश का कोण है और ये वाला भी कोण 90 अंश का कोण है, यानी कि OPT कोण OPT बराबर से कोण OQT बराबर से ये क्या होगा, 90 अंश के कोण हो गए। अब चतुर्भुज कौन सा, OPTQ में, ठीक है ना। इस चतुर्भुज की बात करते हैं। चारों कोणों का योगफल कितना होगा, तो आप बोलेंगे 360 अंश होगा। कोण POQ प्लस कोण OPT प्लस कोण OQT प्लस कोण PTO बराबर से कितना होगा, 360 अंश। आपको इसका मान मालूम है, POQ का मान मालूम है कितना, 110 प्लस 90 है ना, 90 डिग्री और प्लस कोण PTO बराबर से 360। 9 दूनी 18, 180, 190, 290। तो कोण PTO बराबर से क्या हो जाएगा, 360 माइनस, देखिए 9 दूनी 18, 180, 190, 290 हो गया इनका योगफल, और उसको उधर ले जाएंगे तो माइनस 290, 290। तो ये हो जाएगा 0 और 7 है ना, 7 तो ये निकला तो 70। कोण PTO बराबर से 70 डिग्री। समझ में आ गई क्या बात। बिल्कुल आसान काम है। अतः PTQ बराबर से इतना हो जाएगा। दूसरा तरीका देखिए, बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं आप।
भाई आपको मालूम है कि चारों कोणों का योगफल कितना होगा, 360 होगा। 360 में से ये भी 90 गया ना, ये भी 90 गया, 180 तो माइनस कर दिया 360 में से, कितना बचा, 180 बचा। भाई 360 में से 180 हटा दिया, 90 और 90 180, तो 180 बचा। अब ये दोनों का योगफल 180 है, 180 में से 110 तो ये हो गया, तो फिर कितना बचा, 70 ही तो बचा। तो डायरेक्ट यही कि यही अपना क्वेश्चन हो गया, और पूरा फुल स्केप में अगर किया तो हमने इस प्रकार से इसको हल कर दिया है। बिल्कुल आसान काम, सिर्फ आपको इतनी बात याद रखना है कि भैया ये 90 अंश का कोण है, ये 90 अंश का कोण है, ये वाला कोण दिया हुआ है, ठीक है। ये 90 अंश का कोण क्यों है, तो उसका हमने यहाँ पर कारण दे दिया। चारों कोणों का योगफल 360 अंश होता है, ये लिख दिया। सबके मान रखे, जिसका मान ज्ञात करना था वो मान ज्ञात हो गया। है आसान। चलिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक बार प्रैक्टिस कर लिए जीवन भर याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं हम। यदि एक बिंदु P से वो केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के 80 अंश के कोण पर झुकी हो तो कोण POA बराबर है। मुझे नहीं आया समझ में कि क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। देखिए फिर से मैं थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन का डायग्राम बनाते जाता हूँ और क्वेश्चन को फिर से पढ़ते जाता हूँ। सीधी बात है, वृत्त की तो बात की है तो मैंने तो पहला काम तो वृत्त तो बना ही दिया और इसका ये केंद्र है। कोई समस्या है यहाँ तक? भाई क्वेश्चन है, वृत्त की बात की है तो वृत्त तो बनेगा ही बनेगा। अब देखिए, यदि एक बिंदु P से वो केंद्र वाले वृत्त का जो केंद्र है वो क्या है, वो है, और कहीं पर कोई बिंदु क्या है, P है, ये बना दिया मैंने P। क्वेश्चन को पढ़ते जा रहा हूँ एक तरफ से, जैसा जैसा बोला वैसा। मुझे कैसे पता कि ये जो P बिंदु है वो वृत्त के ऊपर है कि वृत्त के अंदर है कि वृत्त के बाहर है, कहाँ है? तो इसकी दो स्पर्श दो रेखाएं है। याद रखना, कभी भी कोई अगर वृत्त है आपके पास, ध्यान देना इधर, अगर आपके पास वृत्त है, वृत्त के अंदर कोई अगर बिंदु है तो इससे एक भी स्पर्श रेखा नहीं जा सकती, जा ही नहीं सकती इससे स्पर्श रेखा, समझे? वृत्त के अंदर अगर कोई बिंदु है तो इससे एक भी स्पर्श रेखा नहीं जा सकती है। वृत्त के ऊपर अगर एक बिंदु है तो इससे केवल एक ही स्पर्श रेखा जा सकती है, और यदि वृत्त के बाहर कोई बिंदु है तो उससे दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ये हमने देखा था। ये देखिए, एक स्पर्श रेखा और ये दूसरी स्पर्श रेखा, दो स्पर्श रेखा दिए ना, तो बिंदु गारंटेड बाहर होगा। तो ये नियम मालूम होना चाहिए। हमारे पास में 3 स्थिति और हमने बेसिक में देखा भी है ना, पूरा बेसिक समझा था कि उसमें भैया दो ही स्पर्श रेखा बनेगी और तब वो बिंदु कहाँ रहेगा, बाहर रहेगा। बस इतनी बात याद रखना। यदि एक बिंदु P से वो केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं है और स्पर्श रेखा परस्पर 80 डिग्री के 80 अंश के कोण पर झुकी है। देखिए PA और PB, एक तो PA बना देता हूँ, ठीक है, और PB बना देता हूँ, और क्या बना देता हूँ, PB बना देता हूँ, PB। देखिए ये बना दिया मैंने PB, PA और PB, ये हो गया। दोनों जो है वो 80 अंश के कोण पर झुकी हुई है। आई बात समझ में? कितने अंश के कोण पर? 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। चलिए यहाँ तक मैंने पढ़ लिया। तो POA बराबर है POA। इसका मतलब ये है कि इसको मिलाना पड़ेगा भैया, किसको? इसको, और इसी के साथ ही साथ में इसको भी मिलाना पड़ेगा। किसको? इसको मिलाना पड़ेगा, ये इसको। और जब इसको मिलाना पड़ेगा तो हम क्या करते इसको भी मिला देते। हम क्या करते? इसको भी मिला देते। ये ऐसा क्यों किया? क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ही कुछ ऐसी बात की थी। देखना कैसी बात की है। अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो बड़े आसानी से समझ में आने वाला है। यदि एक बिंदु P से, ये P है,
केंद्र O वाले किसी वृत्त पर, ये वृत्त का केंद्र लिखा है, जैसा जैसा बोला वैसा किया कि नहीं मैंने काम। PA और PB, PA और PB स्पर्श रेखा है, परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी है। ये मैंने बना दिया 80 अंश का कोण, ठीक है। तो POA बराबर होगा POA, ए वाला कोण ज्ञात करना है आपको। आई बात समझ में? ये वाला कोण ज्ञात करना है। कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा? तो यदि आप देखते हैं, यदि आप देखते हैं तो आप ये बोल सकते हैं कि ये वाला 90 अंश का कोण है क्या? हाँ है। ये वाला 90 अंश का कोण है क्या? हाँ है। तो आपको ये वाला भी, अगर चतुर्भुज की अगर बात करेंगे तो आपको ये वाला भी कोण पता चल गया, ये वाला भी कोण पता चल गया और ये वाला भी कोण पता चल गया। चतुर्भुज की बात करेंगे तो चलेगा। चलिए ठीक है। अब ये वाला कोण क्या ज्ञात किया जा सकता है? ये पूरा का पूरा कोण ज्ञात कर सकते हैं। अभी पिछले बार जो किया हमने वैसे ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है? 360 अंश होता है। तो ये भी दिया, ये भी दिया, ये भी दिया, तो ये वाला पूरा कोण ज्ञात हो जाएगा। पूरा कोण ज्ञात होगा, ये वाला पूरा कोण ज्ञात होगा। फिर उसके बाद में इसका आधा करेंगे तो ये वाला हो जाएगा। क्यों आधा करेंगे उस पर हम बाद में डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान देना इधर। सबसे पहले तो हम ये बोल देते कि हम जानते हैं कि स्पर्श बिंदुओं पर स्पर्श बिंदुओं पर वृत्त की त्रिज्याएं स्पर्श रेखाओं पर स्पर्श रेखाओं पर लंब होती है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? बार बार वही नियम लिख रहे हैं हम। इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला कोण और ये वाला कोण कितना? 90 अंश का। तो PAO, अतः कोण AO, कोण PBO, और ये क्या है? 90 अंश के हैं। और साथ ही साथ में कोण कौन सा? APB बराबर से क्या है? 80 अंश। ये तो दिया है आपको, ठीक है ना। तब आप ये बोल सकते हैं कि कोण PAO प्लस कोण PBO प्लस कोण APB प्लस कोण AOB बराबर से कितना होगा? 360 अंश होगा। ये वाला पूरा कोण, ये वाला कोण और ये पूरा कोण और ये वाला कोण, चारों कोण कितने हो गए? 360 अंश के हो, क्योंकि चतुर्भुज होगा। ये कितना है? 90 डिग्री। ये भी क्या है? 90 अंश। और ये क्या है? 80 अंश प्लस कोण AOB बराबर से कितना होगा? 360 अंश। तीनों को जोड़ दिया जाए तो 9 दूनी 18, 9 3 27, 260 अंश प्लस कोण AOB बराबर से 360 डिग्री। तो क्या कोण AOB बराबर से 360 माइनस 260, तो क्या कोण AOB बराबर से 100 अंश का नहीं होगा? बिल्कुल होगा भाई। लेकिन हमें ये वाला कोण थोड़ी ज्ञात करना था, हमें ये वाला कोण ज्ञात थोड़ी करना था। हमने तो ज्ञात कर लिया ये वाला कोण, ये वाला कोण ज्ञात नहीं करना है, हमें ज्ञात करना है ये वाला कोण। आई बात समझ में? ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो हम क्या करते, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज की बात करते हैं। दो त्रिभुज है कि नहीं यहाँ पर? आई बात समझ में? दो त्रिभुज है। फिर से एक तो त्रिभुज ये वाला है और दूसरा त्रिभुज है ये वाला। ये दोनों त्रिभुज की बात करते हैं। ध्यान देना इधर, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात।
त्रिभुज कौन सा, ए PAO तथा त्रिभुज PBO में, अगर ये दोनों त्रिभुज, काम की बात बता रहा हूं मैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात। मुझे एक बात बताइए कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है क्या? हाँ है ना। आप यहां पर बोलेंगे कि दोनों में PA बराबर से PB है। क्यों? इस भुजा के बराबर ये भुजा क्यों है? क्योंकि ये स्पर्श रेखाओं की लंबाई है, और स्पर्श रेखाओं की बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? किसी वृत्त की बराबर होती है। तो ये क्या है? स्पर्श रेखा है। ये याद रखना हमेशा। और स्पर्श रेखा क्या होती है? लंबाई में बराबर होती है। कोई भी वृत्त बना लीजिए और बाह्य बिंदु है, तो इस वृत्त की जो स्पर्श रेखाओं की लंबाई है, ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई हमेशा बराबर होगी। और ये बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए आप इस बात को, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी और इसके बिना काम नहीं होता हमेशा। अच्छा, दूसरी बात बताइए कि इस त्रिभुज में ये वाली भुजा और इस त्रिभुज की भी ये वाली भुजा, तो मतलब PO बराबर से क्या हो जाएगा? PO। ये क्या है? उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा। और मुझे एक बात बताइए कि क्या इस भुजा के बराबर ये भुजा है? हाँ है ना। AO बराबर से BO, ये क्या है? त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, और त्रिज्या है। तो मुझे एक बात बताइए कि कोई दो त्रिभुज है और दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर है, तो क्या है? सर्वांग सम नहीं होंगे? होंगे ना सर्वांग सम। सर्वांग सम, देखिए क्या बोल रहा हूं मैं, सर्वांग सम। एक त्रिभुज है और ऐसा ही और एक त्रिभुज है, इस भुजा के बराबर ये भुजा, इस भुजा के बराबर ये भुजा और इस भुजा के बराबर ये भुजा, सारे अंग समान, सर्वांग सम। तीन भुजाएं अगर बराबर है तो आप बोलेंगे कि तब त्रिभुज PAO सर्वांग सम, ये ऐसा सर्वांग सम का चिन्ह होता है। ठीक है, त्रिभुज OB PBO, ये दोनों क्या हो गए? सर्वांग सम हो गए। और जब सर्वांग सम हो गए तो संगत कोण भी बराबर होंगे। देखिए फिर से और एक बार याद रखना, जीवन भर याद रखने वाली बात बता रहा हूं मैं। कोई एक त्रिभुज है ये वाला है, और इसी के जैसा और एक त्रिभुज है। देखिए इस त्रिभुज की इस भुजा के बराबर ये भुजा, इस भुजा के बराबर ये भुजा और इस भुजा के बराबर ये भुजा, तो हमेशा इसके संगत कोण बराबर होंगे। देखिए इस कोण के बराबर ये कोण हो जाएगा, ये वाले कोण के बराबर ये कोण हो जाएगा, इस कोण के बराबर ये कोण हो जाएगा। संगत कोण बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना। और इसको बोला जाता है कौन सी सर्वांग समता? साइड 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 सर्वांग समता से। भुजा भुजा भुजा, भू भू भू, ऐसा बोलते हैं। भुजा भुजा भुजा, साइड 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 सर्वांग सम। भू 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 भी लिख सकते हैं आप, लेकिन पॉपुलर जो है वो इंग्लिश में यस यस यस, ठीक है। तो अतः कोण कौन सा? POA बराबर से ये वाला कोण POB, ये बराबर होगा। अतः तब कोण POA बराबर से क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा कोण AOB। नहीं आया समझ में? अभी समझ लेना। कोण POA बराबर से 1/2 गुणित 100, तो बराबर से कितना हो जाएगा? 50 अंश। अभी बता रहा हूँ मैं कैसे, ठीक है। अभी बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर ध्यान देना। इधर
ये पूरा कोण कितने अंश का है, तो आप बोलेंगे कि 100 अंश का है। कैसे पता, तो हमने ज्ञात किया। ठीक है, आपको पता चला कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। पूरा कोण कितने 100 अंश का है, तो भाई इसका आधा कर दोगे ना आपको। अगर ये वाला कोण पता चल गया तो पूरे का आधा कर दो। तो वही तो काम किया, पी ओ ए का मान ज्ञात करना था, तो ये जो पूरा कोण था उसका आधा कर दिया, और आधा कर दिया तो 50 अंश हो गया। कितना आसान है, आई बात समझ में? ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए और एक बार इसकी प्रैक्टिस करना। साधारण भाषा में मैं सिंपल तरीके से बताऊं तो हमने किया क्या है, इसमें किया क्या है, तो एक बार और समझ लो इसको। आपको ये दिया है कि ये और ये क्या है, स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा लंबाई में बराबर होती है, ये भी बात मालूम है। वृत्त का ये केंद्र है, इनको मिला दिया जाए तो ये क्या है, 90 अंश का कोण होता है। ये भी हमें इसका गुण मालूम है, बेसिक में हमने पढ़ा था, सिद्ध भी किया था। एक हमारे पास में एक चतुर्भुज है ये वाला, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 अंश होता है। ये देखिए, ये 80 है, ये 90 है, ये भी 90 है, तो ये वाला कोण ज्ञात हो गया पूरा, ये वाला पूरा कोण ज्ञात हो गया। तो आप बोलेंगे कि बिल्कुल हो गया ज्ञात। कितना आ गया, ये पूरे कोण का मान कितना हो गया, 100 अंश हो गया। यहाँ तक तो बात चली पता कि आपको ये पूरे कोण का मान 100 अंश हो गया, इतना मान मालूम है। लेकिन पूरे कोण का मान नहीं मालूम, पता करना था आपको, ये वाले कोण का मान पता करना था। तो हमने क्या किया, ये पता किया कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है क्या। कैसे बोल देंगे हम बराबर है, तो आप बोलेंगे कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज जो है वो कैसे सर्वांग सम है। कैसे सर्वांग सम, कि इस भुजा के बराबर ये भुजा, इस भुजा के बराबर ये भुजा, खुद के बराबर खुद ही, और इसके बराबर ये भुजा। जब संगत भुजाएं, दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती है तो दोनों त्रिभुज सर्वांग, तो फिर इनके संगत कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है ना। तो हमने क्या किया, ये सारी बातें हमने 9th क्लास में पढ़ी थी। लेकिन नहीं भी अगर याद है तो कोई ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है। नहीं मालूम तो देख लो ना, अभी तो बता ही रहे ना हम नियम, कि भाई ये और ये दोनों सर्वांग सम है, इसलिए संगत कोण, इसका संगत कोण ये है, ये बराबर, ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा, और ये अलग कोण बराबर हो जाएगा। बस ये पूरे कोण का आधा कर दिया तो इसका मान ज्ञात हो गया, बस हो गया। ठीक है ना। अब देखते हैं हम 1, 2, 3 में हमें क्या करना था, सही विकल्पों का चुनाव करना था, और कर लिया यहाँ पर चुनाव। प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन बनेंगे, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो आपको बेसिक देखना है। पहले बेसिक देखेंगे तो गारंटेड मैं बता रहा हूं कि ऐसी कोई समस्या आना ही नहीं है। ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन देखा आपने, अगर कहीं पर समस्या आ रही तो और एक बार देख लो ना, क्या फर्क पड़ रहा। ठीक है। लेकिन अरे सर ये तो कठिन है यार, इतना बड़ा क्वेश्चन है, ऐसा समझ के करेंगे तो फिर कभी नहीं बनेगा वो। एक एक चीज भले टाइम लगे, कोई दिक्कत नहीं है, आधा घंटा लगे, 1 घंटा लगे, 2 टाइम उसको, क्योंकि जब नियम पता चलेंगे तो फिर अगले क्वेश्चन आसानी से बनने वाले हैं। ठीक है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। क्वेश्चन समझ में आया? फिर से और एक बार देखिए, एक वृत्त की तो बात की, तो मैं पहले तो वृत्त तो बना ही देता हूँ। ये मैंने क्या कर दिया, वृत्त बना दिया। चलिए ठीक है। और वृत्त का क्या है, कोई केंद्र भी है ना, केंद्र रहेगा ना। ये क्या है मेरे पास में, यहाँ पर वृत्त का क्या है, केंद्र है। चलिए मैं क्वेश्चन को फिर से पढ़ रहा हूँ। देखिए, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा है। व्यास की बात की है तो एक व्यास बना देता हूँ मैं, है ना। इसका क्या है, ये व्यास है, या क्या बना दिया मैंने, व्यास बना दिया। आई बात समझ में, ये व्यास है इसका। चलिए अब देखिए आगे, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा है। खींची गई स्पर्श रेखा, अब सिरों पर स्पर्श रेखा खींच देता हूं मैं। इसका एक सिरा तो ये है और दूसरा सिरा ये है, तो यहाँ पर स्पर्श रेखा खींच देता हूँ। एक तो स्पर्श रेखा ये खींच दी मैंने, ठीक है। और यहाँ पर स्पर्श रेखा खींच दी, और इसी की स्पर्श रेखा और एक सिरों पर स्पर्श रेखा बनाना है तो एक खींच दी। आपको ये बताना है कि ये वाली स्पर्श रेखा और ये वाली स्पर्श रेखा क्या है, समांतर है, ऐसा कुछ सिद्ध करना है। देखिए फिर से और एक बार, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर, ये व्यास है
और इसके सिरों पर जो स्पर्श रेखाएं खींची है, ये दोनों स्पर्श रेखा कैसी है, समांतर है, ये सिद्ध करना है। मुझे एक बात बताइए कि एक रेखा मेरे पास में, एक रेखा ये वाली है, ये दोनों रेखाएं अगर समांतर है तो इसको जो तिर्यक रेखा काटेगी ना, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, एकांतर कोण होगा। ठीक है, आंतरिक एकांतर कोण है ये। देखिए ये कैसे एकांतर कोण है, ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसे होगा, बराबर होगा। ये बात समझ में आई ना। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए कि अगर मान लिया या दो रेखाखंड को एक तिर्यक रेखा काटती है और इसके एकांतर कोण अगर बराबर है तो ये दोनों रेखाएं कैसी होती है, समांतर होती है। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया ना। सीधी सी बात ये है कि आपके पास में दो रेखा ये है, एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, और जो व्यास है ना वो ये वाला व्यास है। आपको मालूम है कि अगर ये वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र है, ये क्या है, स्पर्श बिंदु है, तो वृत्त की जो ये त्रिज्या होती है ये क्या करती है, स्पर्श बिंदु पर, स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। इसका मतलब ये वाला कोण 90 अंश का बनेगा, इधर भी 90 अंश का बनेगा। लंब का मतलब ही तो है 90 अंश। और सेम इसी प्रकार से ये जो त्रिज्या है ना, ये स्पर्श बिंदु पर क्या रहेगी, इस पर लंब रहेगी। तो ऐसी तो स्थिति बन गई ना कि ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, बराबर है, यानी कि 90 अंश के है। या तो ऐसा भी बोल सकते कि ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, एकांतर कोण है, 90 अंश के है, इसलिए ये वाली रेखा और ये रेखा क्या होगी, समांतर होगी। आई बात समझ में। तो सिर्फ आपको ये दिखाना है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसा है, 90 अंश का है, केवल इतनी बात दिखाना है। मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ, ये क्या है, वृत्त का केंद्र है, ए बी क्या है, वृत्त का व्यास है, और सी डी और ई एफ ये क्या है, वृत्त की व्यास के सिरों पर स्पर्श रेखा है। ठीक है ना। अब आपको ये दिखाना है कि सी डी और ई एफ जो है वो कैसी है, समांतर है। बिल्कुल सिंपल है, दिया है। क्वेश्चन की शुरुआत ही हम वहां से करते हैं कि दिया है। क्या दिया है भाई, दिया है, क्या दिया है, वृत्त का केंद्र, केंद्र कौन है, वो, तथा व्यास कौन है, ए बी है, तथा एवं व्यास के सिरों पर स्पर्श रेखाएं कौन सी है, सी डी व ई एफ है ना। इतना तो दिया है ना, क्वेश्चन में दिया है कि ऐसा ऐसा है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तब सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि सी डी समांतर है ई एफ के। दो भुजाएं जब समांतर होती है तो ये समांतर का चिन्ह ऐसा होता है। ठीक है ना। मतलब आपने लिख दिया सी डी और ई एफ लिख दिया इधर, तो इसका मतलब सी डी रेखा और ई एफ रेखा क्या रहेगी, समांतर रहेगी, ऐसा प्रतीक चिन्ह ये वाला होता है। ठीक है ना, याद रखना। अब हम यहाँ पर बोल सकते हैं, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, वो ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, स्पर्श बिंदु ए पर सी डी पर क्या होगी, लंब होगी। हम यहां पर बोल सकते हैं कि त्रिज्या ओ ए, स्पर्श बिंदु कौन सा, ए पर सी डी पर लंब होगी। अर्थात एवं सेम इसी प्रकार से त्रिज्या ओ बी जो क्या होगी, ई एफ पर लंब होगी, स्पर्श बिंदु बी पर। तो एवं त्रिज्या ओ बी स्पर्श बिंदु बी पर ई एफ पर लंब होगी। आई बात समझिए, ये हमने एक प्रमेय सिद्ध की है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं
यहाँ पर हम बोल सकते कि वो ए लंब है इस पर, ठीक है। अर्थात आप ये बोल सकते कि जब ये लंब है ना तो सी ए ओ जो कोण है, कोण ए या तो ओ से शुरुआत करो, ओ ए सी बराबर से ये वाला कोण ओ बी एफ, कोण ओ बी एफ क्या है, बराबर से 90 अंश है? तब सी डी समांतर होगी ई एफ के। क्यों समांतर होगी? क्योंकि चूंकि कोण ओ ए सी, चूंकि हम यहाँ पर ऐसा भी बोल सकते कि सी डी व ई एफ रेखा को ए बी तिर्यक रेखा काटती है, तिर्यक रेखा काटती है। तब कोण सी ए बी, तब कोण सी ए बी, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, बराबर है एफ बी ए, एफ तथा कोण एफ बी ओ ये क्या है, बराबर से ये क्या है, 90 अंश के कोण है। ये दोनों कोण कैसे बराबर है, इसलिए दोनों रेखाएं क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। क्लियर? तो इति सिद्धम हम लास्ट टाइम बोल सकते हैं, इति सिद्धम। समझ में आ गई बात? फिर से और एक बार बिल्कुल शॉर्ट में। आपको मालूम है कि ये स्पर्श रेखा एक, दूसरी स्पर्श रेखा ये है, एक तिर्यक रेखा इसको काट रही है। ये वाला कोण और ये वाला कोण जब भी बराबर है तो इसको आंतरिक एकांतर कोण बोला जाता है। जब ये दोनों कोण बराबर होते हैं तो दोनों रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। और यही हमें सिद्ध करना था और हम सिद्ध कर चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, एक बार प्रैक्टिस कर लेना। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। क्वेश्चन में ये देखिए कि आपको दिया क्या गया है और ज्ञात क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, ये बात देखिए आप। सबसे पहले तो वृत्त की तो बात की है, तो मैं पहले वृत्त तो बना ही देता हूँ ना, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल काम है, ये वृत्त बना दिया मैंने। अब वृत्त में क्या क्या चीज़ें बोली है, इस बात को हम, ये वृत्त का क्या है, ये केंद्र है, ठीक है, केंद्र है और केंद्र क्या है वो है, ऐसा मान लिया आपने। अभी तक क्या किया मैंने, केवल एक वृत्त बनाया। बाकी अब मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ कि क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। आई बात समझ में? कहने का मतलब ये है कि आपके पास में क्या है, तो पहली बात तो स्पर्श रेखा है। क्या है? स्पर्श रेखा है, ठीक है ना। मैं क्या करता हूँ, ये स्पर्श रेखा बना देता हूँ, ये हो गई, ये स्पर्श रेखा बना दी। अच्छा, ये जो स्पर्श रेखा है ना, वृत्त को कहीं पर किसी बिंदु पर, किस पर, पी पर मान लेता हूँ मैं। ये क्या है, एक बिंदु है पी, ये वृत्त का क्या है, स्पर्श बिंदु है। आपको सिद्ध क्या करना है, पहली बार क्या क्या काम हो गया अपना, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु कौन है, पी है। स्पर्श रेखा का भी नाम दे देता हूँ मैं ए बी स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, एक केंद्र मतलब इस पर लंब डालेंगे, किस पर, इस बिंदु पर। तो आपको ये बताना है कि ये वाला जो लंब रहेगा ना, वो कहाँ से होकर गुजरता है, कहाँ से होकर गुजरता है, ये एग्जैक्ट इसके केंद्र से होकर गुजरता है। ये बात आपको बताना है, ये बात सिद्ध करना है। आपने क्या किया, ये बात हमें यहाँ पर ये सिद्ध करना है कि, फिर से और एक बार ध्यान देना, ये स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श बिंदु है। स्पर्श बिंदु पर डाला गया लंब, ये वाला, ये क्या करता है, डाला गया लंब जो होता है वो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। ये बात हमें सिद्ध करना है। हमें नहीं मालूम कि ये केंद्र से गुजर रहा कि नहीं गुजर रहा, हम उल्टी बात करते। हम ये बोलते कि ये वृत्त के केंद्र से गुजर ही नहीं रहा भाई, तो फिर कहाँ से गुजर रहा। हम ये मान लेते कि ये वाला जो स्पर्श मतलब ये वाली जो रेखा है ना,
इसके केंद्र से गुजर ही नहीं रही। कहाँ से गुजर रही? और कहीं से गुजर रही, ठीक है ना। और ये मान लेते हैं कि ये क्या है, ओ डैश से होकर गुजर रही है। कहाँ से गुजर रही है? ओ डैश से होकर गुजर रही है, ठीक। अब मुझे एक बात बताइए कि आपने ये माना कि ये वाला 90 अंश का कोण है, ऐसा मान लिया, उल्टी बात कर रहे हैं हम। फिर से और एक बार कहने का मतलब आपको, मुझे एक बात बताइए कि ये स्पर्श रेखा है, ये वृत्त का केंद्र है। त्रिज्या क्या होती है स्पर्श बिंदु पर? इस पर क्या होती है? लंब होती है। ये बात मालूम है? तो ये तो बात क्लियर है कि इस पर ये लंब होती है, इसका मतलब ये केंद्र से होकर ही गुजरेगी। हम उल्टी बात करते हैं कि हमने माना कि ये केंद्र से होकर गुजर ही नहीं रही है और ये 90 अंश का कोण है। तो हम यहाँ पर ये वाला कोण कितना हो गया? 90 अंश का कोण हो गया। और आपको एक प्रॉपर्टी मालूम है कि वृत्त की त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। तो आपने ये देखा कि ये वाला भी 90 अंश का है और ये वाला भी 90 अंश का है। ऐसे कैसे संभव है भाई? नहीं आई बात समझ में? आप यहाँ पर ये बोल रहे हैं, आप यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि ये वाला भी 90 अंश का कोण है और ये वाला भी 90 अंश का कोण है। ये संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु क्या है? अलग अलग बिंदु है। इसका मतलब क्या होगा कि वो और वो डैश जो बिंदु होगा वो एक ही बिंदु होगा। आपने जो अलग बिंदु लिया था वो बात गलत हुई। बस सिर्फ इतनी बात यहाँ पर बताना है। फिर से और एक बार, आपने बोला कि ये वाला 90 अंश का कोण है और नियम बोलता है कि ये वाला 90 अंश का कोण है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु क्या होगा? एक होगा। ये दोनों अलग अलग बिंदु नहीं होंगे, ठीक है। और यही बात यहाँ पर हमें सिद्ध करना है। बस हमने यहाँ पर माना, सबसे पहले तो दिया है, क्या दिया है भाई? एक वृत्त जिसका केंद्र क्या है? केंद्र वो है, तथा ए बी स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा व पी जो है, पी स्पर्श बिंदु है। स्पर्श बिंदु है। आई बात समझ में? इतना तो आपको यहां पर दिया हुआ है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि जो ए बी पर लंब क्या होता है? केंद्र से होकर गुजरता है। वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। ठीक है, ये बात हमने यहां पर सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे? हम उल्टा मान लेते हैं। माना वृत्त के अंदर कोई बिंदु वो है तथा OP, वो नहीं, ओ डैश है, तथा OP लंब है किस पर? AB पर। ओ डैश P है ना, ये इस पर लंब, ऐसा मान लिया। लंब है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ओ डैश PB, अर्थात कोण ओ डैश PB बराबर से कितना है? 90 डिग्री है। और इसको मैं समीकरण 1 दे देता हूं। चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं? क्या जानते हैं भाई? कि जो वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है? स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर लंब होती है। वृत्त की त्रिज्या कौन सी? OP। स्पर्श बिंदु पर, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर लंब होती है।
क्या हो गया, ओ पी बी, कोण ओ पी बी बराबर से कितना है 90 डिग्री। और इसको दे दो आप समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से क्या बोल सकते हैं आप यहां पर बोल रहे हैं कि यहां से ये वाला कोण 90 अंश का है, नियम बोलता है कि ये वाला कोण 90 अंश का है। संभव है क्या ऐसा? ऐसा संभव नहीं है। यानी कि आप बोलेंगे कि इससे क्या होगा पता, अतः बिंदु ओ व ओ डेश क्या होगा, संपाती हो गए। अर्थात ये दोनों बिंदु ये दोनों क्या हो गए, वृत्त के केंद्र पर ही स्थित हो गए, है ना। तब हम बोल सकते हैं, अतः हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब या डाला गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है, वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। ठीक है, इस प्रकार से बोल सकते हैं। और एक बार बिल्कुल सिंपल तरीके से समझिए आप इसको, सिंपल तरीके से देखिए। ये क्या है, स्पर्श रेखा है, बिल्कुल सही बात है। ये क्या है, स्पर्श बिंदु है, बिल्कुल सही बात है। आपने क्या किया, ये वृत्त का केंद्र है और वृत्त के केंद्र से इसको मिला दिया। अब हमें ये प्रॉपर्टी मालूम है कि ये क्या होती है, इस पर लंब होती है, यानी कि ये 90 अंश का कोण होगा। इतनी बात मालूम है ना हमें। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये मान लेंगे कि कोई वो डेश है जो कि इस पर क्या है, लंब है। यानी कि हमने ये माना, गलत चीज़ मान ली हमने। क्या किया, ये 90 अंश का है, ऐसा गलत मान लिया। तो कैसे संभव है भाई, वो और वो डेश अलग अलग है। तो दो बिंदुओं से, अलग अलग बिंदुओं से एक ही बिंदु पर डाला गया है, ये भी 90 अंश का, ये भी 90 अंश का, ऐसे नहीं हो सकता। इसलिए हमें बोलना पड़ेगा कि ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु क्या है, ये वाली जो रेखा है वो और वो डेश से एक ही बिंदु है, एक ही रेखा पर है दोनों बिंदु, और ये क्या हो गए, लंब हो गए। यही बात हमने यहाँ पर सिद्ध कर दी। ठीक है ना। तो देखेंगे अब हम अगला क्वेश्चन।